बात करेंगे श्रमिकों के लिए नए ड्राफ्ट कानूनों की, उस मसौदे की कि जिसमें मजदूरों के लिए काफ़ी कुछ बदलने वाला है और इसे अब पब्लिक किया गया है, यानी कि सार्वजनिक तौर पर इसे मंत्रालय ने पेश किया है ताकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर अपनी राय जाहिर कर सकें। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ड्राफ्ट नियमों को आधिकारिक गजट के जरिए सार्वजनिक किया है 7 जुलाई को, और अगले 45 दिन तक सभी पक्ष इससे जो जुड़े हुए हैं इस पर सुझाव और अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। गजट में इसका नाम मजदूरी संहिता केंद्रीय नियम 2020 रखा गया है। इसमें मुख्य तौर पर 4 श्रम कानून, जिसमें न्यूनतम मजदूरी कानून, मजदूरी भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान पारितोषिक कानून भी शामिल है। अभी तक जो न्यूनतम वेतन कानून और वेतन भुगतान कानून है वो उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो मजदूरी सीमा के नीचे आते हैं। यानी अब तक कानून ये कहता था कि 24,000 रुपए पाने वाले कर्मचारी ही जरूरी कटौती और वेतन देने की समय सीमा उसके दायरे में थे। नए कानून के तहत सभी कर्मचारियों को, सभी श्रमिकों को ये सुविधा देने की बात कही गई है, जिससे देश में करीब 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिल सकता है। तो समझेंगे इस नए ड्राफ्ट प्रस्तावित जो मैं कहूं कि नियम है, इनको, इसके दायरे को, इसके बदलाव के चलते किस तरीके का फर्क और किसे कितना फर्क दिखेगा और क्या इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं इस चर्चा में जो कि समझाएंगे जो ये कानून बदलने की कोशिश और जो प्रस्तावित मैं कहूं कि मसौदा है उसे लेकर। शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। CK सजी नारायणन हमारे साथ हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय मजदूर संघ से, आपका भी स्वागत है सर। शिशिर सिन्हा हमारे साथ हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू बिजनेस लाइन से, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत मैं शिशिर आपसे ही करना चाहूंगा कि मोटे तौर पर अगर मैं इसको 3, 4 या 5 बड़े पॉइंट कहूं, वो क्या नजर आ रहे हैं इस ड्राफ्ट में? अगर श्रमिकों की बेसिक सैलरी, उनके पारितोषिक, समान वेतन या फिर दूसरे भत्तों को लेकर मैं कहूं। देखिए कविंद्र भाई, इसमें जो 2 खास बातें हैं जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक तो ये है कि आपके 8 घंटे के लिए जो एक वर्क आवर है उसकी बात चल रही है। अभी तक इसको आपको पता होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में जब हम अनलॉक में जाने लगे तो कई राज्यों में इसे बढ़ा करके 10 घंटे 12 घंटे का किया गया था, जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था। और उसके बाद ये चर्चा चलने लगी थी कि क्या श्रमिकों के लिए जो डेली का वेज आवर है वो कितना होना चाहिए, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो ये जो कोडेड ऑन, ये जो एक कोड है, ये जो ड्राफ्ट रूल्स है, इसमें 8 घंटे को लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। अब ये देखना है कि राज्य जो है इसके ऊपर आगे किस तरह से कदम उठाते हैं। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये अभी ड्राफ्ट है, इस पे भी कंसल्टेशन हो रहा है, 45 दिन के बाद फाइनल ड्राफ्ट रिलीज किया जाएगा। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो वेजेस तय करने के लिए जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जिसमें 2700 कैलोरी की बात की गई है, 66 मीटर कपड़े की बात की गई है, जो खर्चे हैं आपके हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनकी बात की गई है। ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के पहले काफी कानूनी विवाद चलता रहा है, काफी ज्यादा इस पे मुकदमेबाजी भी होती रही है। अब मुझे लगता है कि शायद इस पे स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जो इस ड्राफ्ट का जो एक कह सकते हैं कि एक कमी है, जो मिनिमम वेज को लेकर के जो परिभाषा होनी चाहिए थी, वो परिभाषा इस ड्राफ्ट कोड पे अभी तक नहीं दी गई है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पे सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। दूसरी एक और बात यह है कि ये काफी विलंब हो चुका है। कानून जो है वो पिछले साल संसद में पारित हुआ और आज हम 1 साल पहुंचने जा रहे हैं। एक ड्राफ्ट पहले भी आया था लेकिन उस ड्राफ्ट पे काफी विवाद हुआ था। फिर ये कहा गया कि उस ड्राफ्ट को हमने गजट नोटिफिकेशन में नहीं डाला था, अब हम नए सिरे से इसको गजट नोटिफिकेशन में डाल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया को लेकर के एक अलग मुद्दा है, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि कामगारों को जो सही समय पर इस नए कानून का फायदा मिलना चाहिए था, उसमें देरी हो रही है। ओके नारायण जी, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि न्यूनतम मजदूरी क्या हो और इसे तय करने का, इसे फिक्स करने का जो एक फॉर्मूला जिसका जिक्र शिशिर ने किया थोड़ा सा, आप लोगों की नजर में क्या बेटर ऑप्शन है, क्या बेटर फॉर्मूला है जिसको हम इंप्लीमेंट करना चाहिए अगर हम भारतीय सिस्टम और यहाँ के लेबर क्लास और उससे जुड़े हुए जो कानून हैं पहले के और उनकी जो खामियां थी, कमियां थी, उससे कुछ सीखते हुए समझें तो? अभी देश में सभी कानूनों को मिलाकर 4 कोड बनने की प्रयास चल रहे हैं। इसमें 3 कोड के ऊपर हमने आपत्ति लगाया है, लेकिन वेज कोड के बारे में हमने बताया ये ऐतिहासिक कानून है
और क्रांतिकारी भी है। इसका कारण यही है कि दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सल कोड फॉर मिनिमम वेजेस, इसलिए ये ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी भी है। अभी क्या है, मिनिमम वेजेस के दायरे में केवल 7% लोग आते हैं, बाकी सब इसके बाहर है, 93% इसके बाहर है। लेकिन अभी आखिरी मजदूर तक मिनिमम वेजेस के दायरे में आया है, इसलिए ये ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है। इसलिए हमने जल्दी इसको लागू करना, पार्लियामेंट में पारित करना, जल्दी इसका रूल्स बनना है, स्कीम्स बनना है, ये सारा बन के जल्दी, जितना जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते उतना जल्दी करना है। अभी ये कोड, ये वेज लेबर कोड ऑन वेजेस रूल्स आ गया है। इसमें जैसे बताया है 8 घंटे के बारे में बहुत सारा विवाद चलते हैं। कई नियरली 14 स्टेट गवर्नमेंट वो उन्होंने 8 से होकर 12 तक बढ़ाया है, इसलिए बहुत विवाद चलाया। वो सारा सेटल करके अभी 8 घंटे होना चाहिए, उसके बाहर सबको ओवर टाइम देना है, ओवर टाइम भी 12 घंटे तक करना है, ऐसा सेटल किया है। दूसरा क्या है, अभी जो मिनिमम वेजेस एक्ट और रूल्स में कैसे मिनिमम वेजेस राज्य सरकार फिक्स करना है, इसके बारे में कोई मापदंड कुछ नहीं, क्राइटेरिया कुछ नहीं है। इसलिए हमने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में रैप्टोकोस ब्रेड केस में ये सेटल किया है, उन्होंने बताया 1957 ILC में एक क्राइटेरिया फिक्स किया है, वो और रैप्टोकोस ब्रेड में जो एक और चीज 57 में 5 क्राइटेरिया फिक्स किया और एक क्राइटेरिया रैप्टोकोस ब्रेड में सुप्रीम कोर्ट में ऐड कर दिया। ये सारा मिलाकर ये कानून में आना है, इसलिए वेज कोड में एक कानून भी आ गया है। एक और विवादीय विषय क्या है, ये एक दिन का कैलोरी इंटेक क्या है। ये पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में भारत में निश्चित किया है 2200 कैलोरी पर डे एक आदमी को मिलना है। अभी क्या है, पिछले साल में एक एक्सपर्ट कमिटी ऑन मिनिमम वेजेस वाज अपॉइंटेड बाय द लेबर मिनिस्ट्री, उन्होंने बताया ये 2400 है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया 2100, इतना बताया। लेकिन 1957 में डॉक्टर एक्रोइड ने भारत की परिस्थिति को बढ़ाकर उन्होंने बताया 2700 ही होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको एडजस्ट कर दिया। तो हमने ये मुद्दा उठाया, पहले ड्राफ्ट में ये नहीं था, इसलिए अभी वो 2700 भी एक्सेप्ट कर दिया। ये भी इसके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन फिर भी ये 1957 का क्राइटेरिया अभी हम 2020 में है, बहुत इतना 63 इयर्स पहले जो क्राइटेरिया तय किया है, वो भी हम इतना लड़ने के बाद ये कानून में ला सकते थे। इसलिए वो थोड़ा उसके भी थोड़ा आगे सोचना है, वो भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जितना आया उतना अच्छा है, इसलिए वो जल्दी इम्प्लीमेंट करना, ये भी हमारा यही है। और एक और मुद्दा इसमें आता है, ये वेज कोड में अभी जर्नलिस्ट के बारे में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। उनके लिए वेज बोर्ड थे, वो वेज बोर्ड कैंसिल कर दिया। अभी वेज कोड में सबके लिए मिनिमम वेजेस, वेज फिक्सेशन के एक ही तरीका आ गया। तो अभी उसी तरफ से जर्नलिस्ट के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन होता है, इसलिए 2 तरह की प्रोटेक्शन ये वेज रूल्स में लगाया है। एक तो एक टेक्निकल कमिटी इज टू फिक्स द वेजेस ऑफ द जर्नलिस्ट। दूसरा क्या है, ए ट्राइपार्टिट एडवाइजरी कमिटी आल्सो विल एडवाइज द गवर्नमेंट। इसलिए पहली बार जर्नलिस्ट के लिए ट्रेड यूनियंस अभी उनको मदद के लिए आ जाएगा। ये भी एक अच्छा उपलब्धि है। इसके ऊपर कुछ आपत्ति भी है, मैं बाद में बताता हूं। मैं इसके डिटेल्स पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले शंकर सर, जो परिभाषा है मजदूरी को लेकर, उससे पहले हमने देखा था करीब 12 से ज्यादा अलग अलग परिभाषाएं न्यूनतम मजदूरी या मजदूरी को लेकर हमारे देश में चलती रही हैं। और अब जबकि इस नए ड्राफ्ट में हम देखते हैं कि कैलोरी के साथ उसके रहने का रहन सहन, उसके कपड़े, ये सब कुछ मिनिमम वेज के साथ इसे कोरिलेट किया जा रहा है या फिर इसके साथ फॉर्मूला फिक्स किया जा रहा है। ये कैसे मुश्किल या आसान कितना दिखता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अगर अलग कैटेगरी का लेबर है और उसकी फिजिकल एफिशिएंसी या जिस फील्ड के साथ वो लगा हुआ है वहां पर उसकी डिमांड कैलोरी की या फिर एनर्जी की अलग अलग हो सकती है। ये कितना आसान आपके लिए लगता है या कितना मुश्किल है इसका फॉर्मूला? जैसे अभी आपने बताया और उससे पहले भाई साहब भी बता रहे थे
पहले सारे प्रदेश अपनी अपनी परिस्थितियों को देख के मिनिमम वेजेस बेसिकली तय करते थे। नॉट ओनली दैट, जितने लेबर कानून हैं अगर आप देखें 1930 से लेकर लगातार धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे, समय समय पर नए नए कानून बनते रहे, लेकिन अब चीज़ें पिछले करीब करीब 90 साल में बहुत परिवर्तन आ चुका है। इसलिए जरूरी था कि इन सब को एक साथ देखा जाए और जो बहुत सारे कानून हैं उनको मिला के कुल 4 कानून बनाए जाए, बड़े कानून जिनको कोड बोलते हैं। उनमें से एक कोड है वेजेस के बारे में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिनिमम वेजेस के बारे में इसमें बात करते हैं ना। जैसे मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि मिनिमम वेजेस को तय करने के अधिकार जो थे राज्य सरकारों को तय दिए गए थे ना। अगर आप देखेंगे असम में बहुत कम मिनिमम वेजेस होती, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा मिनिमम वेजेस होती थी। टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिस्पैरिटीज इन वेजेस अक्रॉस रीजन होगी हो, और इसीलिए लोगों का माइग्रेशन होता है, जो वर्कर्स का माइग्रेशन 2 वजह से होता है। एक तो इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और सेकेंड वो ये देखता है कि मानिए मैं बिहार में रहता हूँ, मुझे लगता है कि बिहार में मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं और कुल 11 या 12,000 रुपये मुझे दिल्ली में मिलेंगे, तो मैं सोचूंगा मैं बिहार में ही रहता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि दिल्ली में मुझे 20,000 रुपये मिल सकते हैं तो नेचुरली आई वुड माइग्रेट, और माइग्रेशन को सरल और सुगम बनाना हम सबका कर्तव्य भी होना चाहिए। Now, having said that, आपने पूछा कि ये कितना मुश्किल और आसान होगा। अब मिनिमम वेजेस क्या तय करें, तो अभी ये जो कानून बन रहा है, जो कानून तो बन गया और उसके अंदर जो रूल बन रहे हैं उसमें रखा ये गया कि किस बेसिस पे ये मिनिमम वेजेस तय की जानी चाहिए। तो जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मोर और लेस तय कर दिया कि ये कंपोनेंट्स होंगे, तो उन्होंने कहा इतने 2700 कैलोरीज होनी चाहिए, ये एंटरटेनमेंट का होना चाहिए, ये बच्चों की एजुकेशन का होना चाहिए, रेंट का होना चाहिए। नाउ इन सब में भी फर्क है। अगर आप जो एजुकेशन मान लिया आप गुवाहाटी में जितने रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है दिल्ली में उससे महंगा होगा। जो रेंट होगा वो वेस्ट बंगाल में कम होगा, दिल्ली में हो सकता है ज्यादा हो, बम्बई में उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए ये करना पड़ेगा। लेकिन एक सोचा गया कि एक मिनिमम वेजेस तय कर दी जाए एट द नेशनल लेवल, सो दैट ऐसा नहीं होगी आसाम में मान लिया उन्होंने कर दिया कि कुल हम 5,000 रुपए देंगे, विच इज नॉट वर्केबल, विच इज नॉट डिसेंट। Ultimately, we have to uphold the dignity of each and every labor. And dignity सबसे पहले कहाँ से आती है? Basically minimum wages से। So we have to provide a basic common minimum wages, एक प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं क्या कि एक बेस फ्लोर जो फ्लोर पे एक मिनिमम वेजेस हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, वो अपनी वेजेस को उससे बढ़ा सकते हैं, उससे नीचे नहीं ले जा सकते। सेकेंडली क्या क्या अक्रॉस सेक्टर, पहले क्या था कि मानो टी इंडस्ट्री में कुछ है, टेक्सटाइल में कुछ और है, मशीनरी में कुछ और है ना, ये सब चीजें गलत है। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हम एक वेजेस रखें और उसके ऊपर सबको छोड़ दिया जाए कि अगर कोई आदमी सीमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस उसकी मिनिमम वेजेस ज्यादा हो सकती है। अगर कोई टेक्सटाइल में काम करना चाहता है उसकी मिनिमम वेजेस कम हो सकती हैं। आईटी में काम करना चाहता है कुछ और तरीके से। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस रीजन एक सर्टेन मिनिमम वेजेस एंड अक्रॉस सेक्टर हम तय कर दें, उसके ऊपर हम छूट दे दें, फ्लेक्सिबिलिटी दे दें टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू द इंडस्ट्री बोथ, कि वो अपने हिसाब से वेजेस दे सकें डिपेंडिंग अपॉन स्किल्स, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। राइट। नारायण जी, इसके अलावा अगर मैं कहूं कि जो साथ साथ में बात हो रही है कि अलग अलग इसके साथ सहूलियत सुविधाओं की बात हो रही है, दूसरा है कि हर 5 साल के बाद जो मजदूरी है इसको बढ़ाने, इसको रिवाइज करने की बात हो रही है। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर क्लास है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना और जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन कुछ संस्थाएं, कुछ लोग, कुछ जो एम्प्लॉयर हैं वो करते हैं, उनसे उनकी लड़ाई, ये जो सिस्टम है यहाँ पर किस तरीके से इस नए कानून में उन्हें मदद मिलेगी और क्या बेसिक चीज इसमें ऐड करनी चाहिए? हमारे श्रम कानून का एक बहुत बड़ा मामला क्या है, वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का है। अभी क्या है, एक वीक लेबर मिशनरी होता है, बाकी सभी कानूनों में agreed party directly they can go to the criminal court and prosecute the other side। लेकिन श्रम कानून में केवल लेबर डिपार्टमेंट, लेबर इंस्पेक्टर को उस अधिकार है
इसके कारण बहुत भ्रष्ट भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है। इसलिए इसका समाधान क्या है ये हम हमेशा देखते हैं, और नियोक्ता लोग भी इसको इंस्पेक्टर सिस्टम को इसके कारण विरोध करते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने एक मुद्दा सरकार के सामने रखा है कि जो अधिकार लेबर डिपार्टमेंट का होता है, इंस्पेक्टर को होता है, वो अधिकार एग्रीड लेबर को दे दीजिए। इसलिए वो दैट वाज एन एग्रीड आफ्टर सेवरल डिस्कशन, दैट वाज एग्रीड। अभी सेक्शन 52 ऑफ द लेबर कोड ऑन वेजेस, इट इज ऐतिहासिक बिकॉज द राइट टू प्रोसिक्यूट इज गिवन टू द वर्कर। इसलिए आखिरी मजदूर जो गांव में रहते हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलते तो सीधा वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं, वहां प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट डाल सकते हैं। अभी ऐसा एक इट इज एन सशक्तिकरण, मजदूरों का, श्रमिकों का सशक्तिकरण ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए वो कानून भी इस तरह से ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बन गया है। इसलिए अभी लेबर डिपार्टमेंट का आवश्यकता भी नहीं, ये सेक्शन 52 के कारण। अभी पिछले ड्राफ्ट में इसको थोड़ा डाइल्यूट करने की एक ये नियोक्ताओं का डिमांड के कारण कुछ प्रयास किया था, लेकिन इसी अभी जो नया ड्राफ्ट आया है उसमें कुछ नहीं, उसको बयाना करके अच्छा वो किया। इसलिए जल्दी वो लागू करना है। लेबर मिनिस्ट्री बोलते हैं सितंबर में ये लागू करेंगे। ये वी आर वेलकमिंग दैट डिसीजन। और इसके अलावा नारायण साहब, कहा ही जा रहा है कि जो श्रमिक हैं उनको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो सहूलियत एक नियोक्ता जो एम्प्लॉयर देगा वो ट्रांसफरेबल होगी, यानी कि स्टेट टू स्टेट अगर वो माइग्रेट भी करता है तो उसको सुविधाएं कंटिन्यूएशन में मिलती रहनी चाहिए। क्या इसमें जो ड्राफ्ट रूल हैं इसमें इसके प्रावधान दिखते हैं और वो उतने ही मजबूत हैं जितनी मांग आप लोगों ने की थी? इसमें अच्छा एक प्रावधान दिया है कि सारी वेतन बैंक डिपॉजिट करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। जो जितना वेतन उनका बैंक में होना चाहिए, तो कहीं भी वो जाते हैं वहां से बैंक अकाउंट से ये पैसा ले सकते हैं। इसलिए इट हैज बिकम नाउ पोर्टेबल, और इसको ट्रांसपेरेंसी भी आता है, क्योंकि कई नियोक्ता लोग ऐसा है बिना पैसा लेकर केवल रजिस्टर में उनका सिग्नेचर लेते हैं। वो ऐसा ये कुछ नहीं अभी चलता, सीधा बैंक में ट्रांसफर करना है। बैंक में पैसा नहीं आता है तो उनको वेतन नहीं दिया ऐसा मानेंगे। ये भी अच्छा प्रावधान है। शिशिर, क्योंकि बहुत अहम जब हमने देखा कि कोरोना के केसेस शुरू हुए थे और जब माइग्रेशन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन, उस वक्त में बहुत सारे श्रमिकों की इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि वो 2-2 महीने से काम कर रहे थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया गया, या बहुत एक माइनर पार्ट जो है वेतन का दिया गया। नए ड्राफ्ट में क्या देखते हैं, कितना मजबूत है ये सिस्टम ताकि वो इस तरह की दिक्कत ना हो? और दूसरा ये कि जो पोर्टेबिलिटी की बात थी कई सारी चीजों को लेकर, वो कितनी सहूलियत इन नए ड्राफ्ट में नजर आती है? कविंद्र भाई, देखिए आपको ये चीज एक समझना होगा कि पहली बात कि लोग कितने रजिस्ट्रेशन कराते हैं। देखिए आप किसी भी कानून को बना दें, लेकिन कानून बनाने के साथ ये भी जरूरी है कि कितने ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक संगठन या कामगार संगठन जो है, जो औद्योगिक इकाई है, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आज के दिन में हम कहते हैं कि हमारे देश में 6.5 करोड़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। अब सवाल उठता है कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा हर कानून के तहत अपना पंजीकरण करा रखा है। एक मजदूर की दिक्कत क्या है, उसे मालूम नहीं होता है कि हमारा कामगार जो है वो कितने कायदे कानून को पूरा कर रहा है। उसे मतलब होता है कि उसे समय पर मजदूरी मिल रही है नहीं, एक जो निश्चित मजदूरी है वो उसे मिल रही है कि नहीं, उसका शोषण तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जो अधिकारों की बात है, आपने कहा कि हमारे पास राइट टू प्रोसिक्यूट है, मैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में जाकर के कोर्ट चला जाऊं। एक मजदूर के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो अदालत जाकर के किसी उपभोक्ता के खिलाफ में वो लड़ाई लड़ सके। यहाँ पर जो सबसे बड़ी भूमिका आ जाती है, पहली चीज तो ये है कि आप इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उनको इनकरेज करना है कि आप फॉर्मल सेक्टर में आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, तो फिर आप कायदे कानून को आसानी से पालन करा सकेंगे। फिर दूसरा क्या होता है कि जब हम ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, ट्रेड यूनियंस की यहाँ पर ज्यादा अहम भूमिका बन जाती है जब वो राइट टू प्रोसिक्यूट को एक्सरसाइज करवा पाते मजदूरों के खिलाफ। और ये अगर 2-3 चीजें हो जाएं तो आपको इस मिनिमम वेजेज की बात हो, चाहे फ्लोर वेजेज की बात हो, चाहे आपके डीबीटी की बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, मजदूरी देने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। दिक्कत हमारे यहाँ यह है कि हमारे पास मेजॉरिटी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हैं, और उनके लिए इन कायदे कानून का पालन करवा पाना आसान नहीं होता है। शंकर सर, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है मिनिस्ट्री के साथ में,
और आप जानते भी हैं कि चुनौतियां क्या हैं, और नए अगर ड्राफ्ट रूल्स को देखें तो क्या वो बातें हैं जो कि सहूलियत करेंगी, और क्या ऐसा और है जिसमें अगर ऐड कर दें तो मजदूरों के लिए भी सहूलियत होगी और विभागों के लिए भी? एक तो जो बात हुई है मिनिमम वेजेस की, इससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी पूरे देश भर में कि सर्टेन मिनिमम वेजेस हैड टू बी पेड टू ईच एंड एवरी वर्कर। कोई भी आदमी कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहा हो, एज लॉन्ग एज वो मजदूर की कैटेगरी में आता है तो उसको मिनिमम वेजेस मिलेंगे ही। ये 100% पक्का किया गया है नए कानून में और नए रूल्स के अंतर्गत। सेकेंडली जो है, जैसे अभी पैसा बता रहे थे कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं कैश में पैसा देते हैं, या कैश में मिलने तो ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि उसके हाथ में कागज में लिखा होगा, मान लीजिए 15,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन उसको हाथ में 12,000 रुपये मिलने हैं। तो ये कहेगा कि जितनी भी वेजेस सैलरीज है दोज विल बी क्रेडिटेड, वो बैंक के माध्यम से ही दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है दैट्स अ सेपरेट इशू, उसको अलग से टैकल किया जा सकता है। एक ये बात हो गई। तीसरी चीज देखिए कि अक्रॉस सेक्टर, अगेन जो मैं पहले बात पर कह रहा था, इसका बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें, पहले बहुत बड़ा एक ग्रीवांस होता था जो टी एस्टेट में काम करते थे। अगर आप उनका देखें तो उनकी वेजेस जो होते थे बहुत मीगर होती थी और उनकी लिविंग कंडीशन बहुत पुअर होती थी। इसलिए ये क्या गया कि अक्रॉस सेक्टर हम मिनिमम वेजेस उसको कर देंगे। लेकिन एक जो बात है, हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि मजदूर और जो एम्प्लॉयर है, इसके बीच के जो रिलेशनशिप होने चाहिए वो एक परिवार की तरह के होने चाहिए। हम ऐसा कानून ना बना दें कि हर आदमी केवल अदालतों में जाता रहे और अदालतों में, और आपने कहा मजदूर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पहले किसी अदालत में जाए, वहां से उसको कोई ग्रीवांस का रिड्रेसल का सिस्टम हो और बगैर पैसा लगाए या बगैर खर्चा हुए उसका हो जाए। केवल उन मजदूरों का हो सकता है दोज हु हैव गॉट कनेक्शन विद द यूनियंस और दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल और कुछ और सब। बट अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द मजदूरों का इससे ज्यादा भला नहीं होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, और इसीलिए कहा गया डिस्प्यूट्स हैं, दीज आर नॉट द कॉन्फ्लिक्ट्स। डिस्प्यूट्स होते हैं छोटे मोटे इंटरप्रिटेशन के, परसेप्शन के। हमें एक मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपस में बैठ के इन सब चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है ना। मैं समझता हूँ कि विद ऑल दीज थिंग वुड बी मच बेटर। एंड एक और भी था कि जिन लोगों को मजदूरी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा मिलती थी उनको ऊपर ये कानून लगते नहीं थे। अब ये कहेगा कि आपको जो भी सैलरी मिलती हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस जो कानून है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ओके नारायण सर, एक और चीज जो लास्ट में जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जब भी डिस्प्यूट इस तरीके से आता था एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में, और वहां पर जो लिमिट थी वो 6 महीने से 2 साल के बीच थी, इसको नए ड्राफ्ट में बढ़ाकर 3 साल करने की बात कही गई है जो है। क्या आपको लगता है कि 3 साल की समय सीमा ठीक है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, कि कई बार प्रोसेस इतना लेंदी होता है कि एम्प्लॉय के लिए उसे उस 3 साल के लिमिट के भीतर रिजल्ट तक पहुंचाना मुश्किल है। ये मुद्दा तो भारतीय मजदूर संघ ने उठाया था जब वेज कोड के बारे में डिस्कशन हुआ था। हमने पॉइंट आउट कर दिया है 6 महीने के अंदर वेज के बारे में वो क्लेम डालना है। हमने बताया जनरल लॉ में, सिविल लॉ में ये 3 साल तक है जो मनी ट्रांसैक्शन 3 साल के अंदर करना है, इसलिए वेज कानून में भी ऐसा ही करना है। इसलिए डिस्कशन के बाद वो डाल दिया है। वो तो एकदम फर्स्ट क्लास है, वो भी ऐसा होना, वो हम वेलकम करते हैं उसको। ओके और आखिर में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है जो और जोड़े जाने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है, अगर इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लेवल पर ज्यादा मजबूत करना है? अभी मुझे क्या लगता है, अभी भारत में हमारे श्रम नीति में एक तरह की संस्कृति होना चाहिए। कानून के तरीके से सब नहीं हो सकते। मालिक और मजदूर के बीच में एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसे एक माहौल पूरे देश में बनना है, इसे ही हो सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, भारत में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्लो डाउन के कारण सभी मजदूरों को चीप लेबर ऐसा ही माना था, जिसको वेतन नहीं देना, सोशल सिक्योरिटी नहीं देना, ESI PF नहीं देना, ऐसा डिमांड नियोक्ताओं के ओर से आते हैं। मजदूर तो मनुष्य है, मनुष्य ह्यूमन लेबर राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऐसा UN ने भी डिक्लेयर किया है। ऐसा मनुष्य की तरह देखते हुए उनको एक परिवार के हिस्सा है हमारा, ऐसा देखते हुए वो कल्चर के साथ बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हो सकते। इसके साथ ही साथ ये एम्पावरमेंट सारा, ये कानून सारा उसको भी मदद करेंगे।
शिशिर, एक आखिरी कमेंट आपका। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को इस लेबर कोड के साथ साथ जितने भी हम कानून बना लें उसके साथ साथ जब तक औपचारिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, जमीनी स्तर पर जो मजदूर है उसको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम इनकरेज करें ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, कायदे कानून के हिसाब से काम करिए। जो हम परिवार की बात कर रहे हैं ना, उद्योग और कामगार के बीच में, उसकी एक बड़ा आधार जो है ये भी हो सकता है कि जब आप कायदे कानून से काम करेंगे, जब आप नियम कायदे कानून के हिसाब से काम करेंगे, तो आपको कहीं से विवाद की स्थिति बनेगी ही नहीं। और इसकी शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं? वो औपचारिकरण से है, ताकि एक काम जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि ये कायदे कानून है, ये व्यवस्था है जिसके हिसाब से हमको चलना है। अगर हम वो ऐसा कर सके तो मुझे लगता है कि इन कानूनों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कामगारों तक पहुंच सकता है। शंकर साहब, मेरे ख्याल से हम इस विवाद में ना पड़ें कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रत्येक मजदूर को 3 चीज़ों की सिक्योरिटी दी जाए। नंबर 1 कि उसको सोशल सिक्योरिटी, कि चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में, अगर बीमार हो जाता है, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ओल्ड एज हो जाती है, तो एक जैसा भी फॉर्मल सेक्टर में है, ईपीएफओ है, ईएसआईसी है, पेंशन का है सुविधा, हर व्यक्ति को चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो चाहे फॉर्मल सेक्टर में हो, तो उसको उसकी सुविधा होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इवन घर के अंदर भी जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी इसका सुविधा किसी ना किसी मैकेनिज्म के माध्यम से देनी चाहिए। जैसे हमारा मैटरनिटी लीव है, ये जितने बेनिफिट्स हैं, दीज शुड बी एक्सटेंडेड टू ईच एंड एवरी वर्कर irrespective of the fact कि whether he or she is working in formal sector or informal sector. That is what. Secondly क्या है हमारा, एक तो जो मैंने आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी, और दूसरी चीज है हमारे यहाँ वेज सिक्योरिटी, जिसके बारे में बात हो गई है कि सर्टेन मिनिमम वेज है, चाहे वो घर के अंदर डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सिक्योरिटी मैन हो, चाहे वर्कर हो, चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे टेक्सटाइल में काम कर रहा हो, जहां भी काम कर रहा हो, उसको सर्टेन मिनिमम ये दी जाएगी, ये एश्योर किया जाएगा। थर्ड एक क्या है जिसको हम बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोवर्शियल इशू। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये उसकी जॉब की, एक बार अगर जॉब में आ गया तो उसको निकाला ही नहीं जाएगा। दैट शुड नॉट बी देयर। ओनली थिंग इज कि जब भी उसको निकाला जाए, आवश्यकता के हिसाब से रखा जाएगा, आवश्यकता के हिसाब से उसको निकाला जा सकता है, लेकिन जब भी निकाला जाएगा तो एक सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा, जिससे इमीडिएटली फॉर 3 मंथ 6 मंथ वो अपने और अपने फैमिली के बारे में देखभाल कर सकता है। अगर हम इन चीजों को किसी तरीके से सुनिश्चित कर, चाहे वो फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्योंकि ये बहुत सालों से 70 साल से कोशिश हुई कि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में ले आए, आज तक हम सक्सेस नहीं किए। एंड मे बी भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ये भी है कि हमारे बहुत सारे काम और उद्योग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में बड़ी जल्दी लग जाते हैं, बड़ी जल्दी बंद भी हो जाते हैं। तो लेट अस ट्राई टू डू दैट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए उन ड्राफ्ट रूल्स को जो कि सरकार की ओर से लागू हो सकते हैं। हालांकि 45 दिन का एक विंडो टाइम दिया गया है जहां पर तमाम स्टेक होल्डर